नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार देख रहे हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म। जी हां, निकाय चुनाव के लिए सुबह से हो रहा मतदान अब खत्म हो चुका है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में हो रहा था मतदान, यानी कि वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। 5405 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स यानी कि मत पेटी में कैद हो चुका है। 25 जनवरी को होगी मतगणना और करीब 30,29,000 मतदाता जो है वो मतदान कर चुके हैं और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो चुका है, लेकिन नतीजे 25 जनवरी को आएंगे। तो आज निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन, जहां निकाय चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है और अब प्रत्याशियों को 25 जनवरी का इंतजार है। वहीं आपको बता दें 2018 में मेयर और अध्यक्ष पद 84 सीटों का क्या नतीजा रहा। बीजेपी 34 सीट, कांग्रेस भी 34 सीट, वहीं निर्दलीय 23 तो बीएसपी 1 सीट। 2013 में ये आंकड़ा था, बीजेपी के पास 22 और कांग्रेस के पास 20 सीटें थी। निर्दलीय के पास 22 और बीएसपी के पास 3 सीटें। 2013 में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए एसपी के पास 1 और यूकेडी के पास 1 सीट। निकाय चुनाव की कहानी आंकड़ों की जुबानी आपको सुनाते हैं। कुल निकाय 100, कुल प्रत्याशी नगर निगम 11 और मेयर प्रत्याशी 72, नगर पालिका 79 और नगर पंचायतों की संख्या 445 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में है। आपको बता दें पार्षद वार्ड 4,888 प्रत्याशी और कुल वोटर की संख्या 30,029। उत्तराखंड में 100 निकायों में हो रहे चुनाव के लिए मतदान हो गया। जनता ने अपना फैसला दे दिया। नतीजे कुछ ही घंटों में सबके सामने होंगे। वैसे तो ये चुनाव कई मायनों में सरकार के लिए, खास तौर पर सीएम धामी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। सरकार के मुखिया के तौर पर सीएम धामी के लिए ये चुनाव 2027 के लिए भी सेमीफाइनल का रास्ता तय करने वाला है। ऐसे में निकाय की तस्वीर साफ करेगी कि हवाओं का रुख किस तरफ है। वैसे तो सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी, जिसमें सत्ताधारी दल की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाली। धामी ने जिस तरीके से एक के बाद एक प्रचार ताबड़तोड़ किया, छोटी सरकार के चुनाव में 60 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए, उससे बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद है। लेकिन सत्ताधारी दल के लिए चुनावी बिसात में मात देने के लिए विपक्षी दल भी बेकरार दिख रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीएम धामी सरकार और बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवा रही थी, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की खींच बता रहे हैं। हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं कि राजा रहे, पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, जरा चेक कर लेंगे। शर्मनाक है और राज्य निर्वाचन आयोग आखिर 5 बजे से पहले सबसे मिलने से मना करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बहुत काम है उनके पास करने के लिए। अब पता चल रहा है कि 5 बजे से पहले क्यों पत्रकारों से मिलने की मनाही थी या दूसरे लोगों से मिलने की मनाही थी, क्योंकि काम ये चल रहा था वोटर लिस्ट में से नाम गायब होने का। एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आप लिस्ट में से उड़ा देते हैं, मेरे पूरे परिवार का नाम आप लिस्ट में से उड़ा देते हैं, दून अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक केसी पंजी के पूरे परिवार का नाम उड़ा देते हैं। एक एक बूथ से अब जानकारी मिल रही है कि 500-500 नाम गायब हैं और खास करके उन बूथों से जहां कांग्रेस की पॉकेट है, जहां सत्तारूढ़ दल को यह डर था कि जिस इलाके से, जिस क्षेत्र से कांग्रेस जीत रही है, वहां से तो एक बड़ा चंक मतदाताओं का उड़ा दिया गया है लिस्ट। हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है
कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं। निकाय चुनाव में भले ही मतदान का प्रतिशत कुछ भी रहे, लेकिन ये चुनाव बीजेपी की धामी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि 27 के विधानसभा चुनाव का रास्ता भी इसी निकाय चुनाव से होकर ही गुजरेगा। ऐसे में इम्तिहान धामी के करिश्मे का भी है कि धामी कितने धाकड़ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। आज सभी 100 निकायों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक का समय मतदान के लिए रखा गया था। यानी 5 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे उनके मतदान को कराना आवश्यक रूप से है। ऐसे में आज सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिली थी। 100 के 100 निकायों में कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर मतदाता सिर्फ इस वजह से नाराज हुए थे कि उनका वोटर लिस्ट से काम कर चुका था। कुछ जगहों पर फर्जी वोटिंग डालने की भी सूचनाएं जरूर यहाँ पर मिली थी। कुछ जगहों पर ये कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता थे आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए थे। लेकिन पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरे दिन जो चुनाव में मतदान की जो प्रक्रिया थी वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चली है। और अब फाइनल फिगर आने में थोड़ा समय जरूर यहाँ पर लग सकता है कि कितना % मतदान यहाँ पर हुआ। लेकिन जिस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया सुबह शुरू हुई थी, बैलेट पेपर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ऐसे में समय लगना लाजमी था। और लाइनें कतारों में जिस प्रकार से मतदाता खड़े थे वो उनके उत्साह को दिखाता। जो प्रत्याशियों ने भी उनको वोटर पोलिंग बूथ तक लाने का जो काम किया था वो उन सब चीजों को दर्शाने का काम यहाँ पर करता है। अब ये कह सकते हैं कि आज मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। 25 जनवरी को इसी निकाय चुनाव में जो मतदान हुआ है उसकी मतगणना यहाँ पर होगी। सभी निकायों में ये कह सकते हैं सभी जनपदों में मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके लिए भी जो सुरक्षा के जो कड़े प्रबंध हैं वो पहले से यहाँ पर कर लिए गए। अब जो व्यवस्था है वो उस रूप में आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन जिस प्रकार से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला वो निकाय चुनाव के लिए भी है, लोकतंत्र के लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र सबसे छोटी सरकार का चुनाव है, उसके लिए सही रूप में कहा जा सकता है। मजबूत लोकतंत्र के लिए ये प्रक्रिया सही कही जा सकती है। कैमरामैन हतुनिया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। इसको लेकर पूर्व सीएम ने धामी सरकार पर हमला किया। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत मतदान को लेकर कितने जागरूक है इसका पता इस बात से ही चलता है कि वह मतदान के दिन अपने मत को ढूंढने निकले हैं। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि शायद हरीश रावत को ये पता नहीं है कि वो मतदाता कहाँ के हैं। कभी वो हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं तो कभी उधमसिंह नगर से और कभी अल्मोड़ा से चुनाव लड़ते हैं। तो पहले उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए था। मतदान के प्रति जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं। और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को। तो वहीं देहरादून में गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। आपको बता दें वार्ड 66 के केसरवाला बूथ पर गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और मतदाताओं में इस दौरान आक्रोश देखने को मिला। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि यहां पर कोई भी सुख सुविधा उन्हें नहीं मिली है। साथ ही साथ गांव वालों के हाथ में बैनर देखा गया जिसमें लिखा था कि अगर सड़क नहीं होगी तो वो वोट भी नहीं करेंगे। इस दौरान देहरादून से कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गांव वाले नहीं माने। बाकायदा गांव वालों ने अपने हाथ में बैनर लिया हुआ था और लगातार उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया।
प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए 1516 बूथ तैयार किए गए थे, जहां सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। लेकिन कुछ मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट से गायब होने को लेकर नाराज भी दिखाई दिए, जो सुबह से ही मतदान स्थल यानी कि वोटिंग के लिए बूथ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन बिना वोट डाले ही उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वहीं राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 97 के पोलिंग बूथ पर मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच बैलेट पेपर फोल्ड करने को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन मौके पर पहुंचे सेक्टर प्रभारी और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया और मतदान की जो प्रक्रिया थी उसे सुचारू रूप से चालू किया। देखिए, पीठासीन अधिकारी से बात करने आया था, वो डबल फोल्ड करते ही वो सामने वाले, क्योंकि सामने दूसरा प्रत्याशी है, उस पर वो स्याही लग जा रही है, तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा मतदान। तो इस विषय में बात करिए। क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? नहीं, वो कह रहे हैं उसे ठीक करने वाले। कितने वोट खराब हुए? कुछ मुझे लगता है आप देख लीजिए, 8 बजे से चल रहा है, 8 बजे से चल रहा है मतदान, 2-2.5 घंटा, काफी बहुत काफी मुझे लग रहा है हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं वो सामने में स्याही लग जाएगी, तो इनवैलिड वोट ज्यादा होंगे। आप शिकायत करेंगे? हाँ, शिकायत करी है मैंने डीएम साहब से बोला है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे निकाय चुनाव की अन्य खबरों की ओर। बटकोट नगर पालिका से भी ऐसी ही कुछ नोकझोंक की खबरें सामने आई, जहां फर्जी मतदान को लेकर मामला गर्म दिखाई दिया। खबर मिलते निर्वाचन की टीम मौके पर पहुंची। प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई कि निर्वाचन के गाइडलाइन के अनुसार 25 आईडी है, लेकिन मूल आईडी को लेकर कुछ प्रत्याशियों ने सवाल उठाए, जिसके कारण माहौल गर्म हो गया। इस दौरान बटकोट नगर पालिका में जगह जगह पर पुलिस की नाकाबंदी भी कर दी गई। आपको बता दें, पूरा नोकझोंक का मामला बटकोट से सामने आया, जहां आईडी को लेकर पुलिस और आसपास के लोगों के बीच विवाद। लेकिन जिस प्रकार से ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पूरे उत्तराखंड की जितनी भी निकाय हैं, 102 निकाय हैं, उन नगर पालिका क्षेत्रों में ये भी एक अजूबा शायद लोगों को लगेगा कि बटकोट जो नगर पालिका है उसमें कुल जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र की 10,300 है, और फर्जी तरीके से यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा यहाँ के जो चेयरमैन बनने की सपना देख रहे हैं, उन्होंने आसपास के गाँव की यहाँ पर मतदाता सूची में नाम चढ़ा दिए हैं, और वो फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं, और फर्जी मतदान के साथ चेयरमैन बनने का वो सपना साकार करना चाह रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में प्रशासन की जिम्मेदारी, पारदर्शी चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके तहत प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही आदेश किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में 48 घंटे पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, आवश्यक सेवाओं के अलावा। अगर कोई बीमार है, कोई डॉक्टर पे जा रहा है, उनके लिए यह निर्देश दिया गया है, और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा। वहीं देहरादून के वार्ड नंबर 82 दीपनगर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच बहस हो गई। मतदान स्थल के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी पर बीजेपी प्रत्याशी ने सवाल उठाए। वहीं पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर रखा था। आपको बता दें कि वार्ड 82 का ये पूरा मामला है, जहां बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए। तो हरिद्वार में निकाय चुनाव जो है वो भी संपन्न हो चुका है, मतदान खत्म हो चुका है। इस दौरान आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार शहर के विधायक मदन कौशिक ने अपने वार्ड में मतदान किया अपने परिवार के साथ, और उनके साथ उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी हरिद्वार के साथ साथ पूरे प्रदेश के हर नगर निगम पर काबिज होने वाली है और जनता बहुमत से उन्हें जिताने वाली है। नगर निकाय के जो चुनाव आज सुबह 8 बजे शुरू हुए थे, मतदान जिस तरह से शुरू हुआ था, अब 5 बज चुके हैं, और अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी लोगों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि अगर परसेंटेज की बात करें तो हरिद्वार जो शहर है, जो हरिद्वार नगर निगम है, उसकी जो परसेंटेज है वो फिलहाल लगभग 60% के आसपास यहाँ पर रहने वाली है, और जो आखिरी जो आंकड़े हैं वो लगभग 8 बजे तक के आने की अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर पूरे ज़िले की अगर हम बात करेंगे तो पूरे ज़िले में
ये परसेंटेज 70% के आसपास पूरे जो 14 निकायों के चुनाव हरिद्वार जिले में हो रहे हैं उसमें रहने वाली है। अगर हम जिस तरह से देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर एक बूथ है वहाँ पर अभी भी लाइन लगी हुई है, लोग अभी भी अपने जो मतदान है उसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अभी भी लगातार लोग यहाँ पर लाइनों में लगकर अपने मतदान का जो प्रयोग है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण अभी जो परसेंटेज है, फाइनल परसेंटेज है, उसको आने में थोड़ी देर हो सकती है। विकास चौहान, इंडिया। मैंगलोर में सुबह से हो रहे स्लो मतदान को लेकर मैंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन और प्रत्याशी ने पीठासीन अधिकारियों पर स्लो मतदान कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं और मतदान की प्रक्रिया बहुत ही मंद है। इसे लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई। तो ये पूरा मामला आपको बता दें रुड़की का है, जहां मैंगलोर विधायक नाराज हो गए। उनका कहना था कि मतदान स्लो करवाया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पालम और दिल्ली कैंट में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया और दिल्ली की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 5 फरवरी को मतदान वहां होने हैं और इसे लेकर सीएम धामी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी लिए हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर से मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ईडी ने उनके एक पुराने मामले को फिर से खोलते हुए उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का काम किया है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देहरादून ने सहसपुर स्थित करीब 101 बीघा जमीन को अटैच किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर निकाय चुनाव के बीच यानी कि मतदान हो चुका है, अब मतगणना बाकी है, इसके बीच ये बड़ी कार्रवाई हुई जहां ईडी ने उनकी करीब 101 बीघा जमीन को अटैच कर लिया है। इस बात की जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोशल मीडिया पर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि देहरादून में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अंतरिम रूप से जमीन अटैच किया गया है। इस भूमि का मूल्य 6 यानी कि लगभग 6.5 करोड़ रुपए बताया गया, जबकि इसका बाजार का मूल्य जो है वो 70 करोड़ रुपए से अधिक है। तो एक बार हरक सिंह रावत एक बार फिर से ईडी के शिकंजे में कसते जा रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ के एसपी अंकुश मिश्रा ने जनता से अपील की कि डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है जो वर्तमान में पूरे भारत देश में चल रहा है। कोई भी सीबीआई अफसर, मुंबई क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, आईटी या ईडी अफसर किसी भी प्रकार की एजेंसी जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट करने की नोटिस नहीं देती। साथ ही कोई व्यक्ति आपको फर्जी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, अवैध सामग्री आदि के नाम पर आपको डरा धमका कर या पैसे की मांग कर रहा है, तो इस संबंध में यानी कि इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो एसटीएफ या फिर साइबर थानों में जरूर ही दर्ज कराएं। उत्तराखंड में ऑनलाइन ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं ठगी का शिकार जो ऑनलाइन ठगी करने वाले हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला एसटीएफ के पास पहुंचा था जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी और अब एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी उस मामले में मिली है कि राजस्थान से एक मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और एसटीएफ अब उसकी जाँच करने में जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि आगे जो जाँच होगी उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ अन्य लोगों की सम्मिलितता भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ सकती है। हालांकि एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ की जाएगी और इसके साथ साथ कौन कौन शामिल थे ये पूरी जानकारी हासिल की जाएगी और वहीं जो 2.25 करोड़ इनके द्वारा ठगा गया है उसकी भी वसूली कहीं ना कहीं इन लोगों से जरूर की जाएगी। और वहीं देखिएगा कि लगातार जो एसटीएफ है जनता से अपील भी कर रही है कि इस तरह की जो डिजिटल कॉल आते हैं आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश
कोशिश की जाती है उन कॉलों के बहकावे में ना आए, वरना आप एक ठगी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जनता उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उनको बचाने के लिए एसटीएफ लगातार कार्रवाई भी करती है और एसटीएफ की तरफ से कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा भी गया है, यदि आपको इस तरह की कोई अंतरराष्ट्रीय कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कोई डराने धमकाने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत तुरंत आप एसटीएफ में या फिर पुलिस अपने नज़दीकी पुलिस थाने में कर सकते हैं। और इस तरीके से देखा जाए कि अभी जो मामला निकलकर सामने आया है 2.25 करोड़ का, ये ठगी कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से की गई थी, यानी कि मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच बनकर इन लोगों से ठगी की गई थी और अब कहीं ना कहीं एसटीएफ ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई की जाती है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। वहीं रामनगर में एक युवक ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजनों में कोहराम मचाया तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम नई बस्ती कुछड़ी निवासी 26 साल के वीरेंद्र सिंह कोहली ने गुरुवार की सुबह परिजनों की गैर मौजूदगी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। विनेंद्र नामक युवक जिसकी उम्र 26 साल है, अज्ञात कारणों से इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।